पहले अब बाज़ार की स्थिति देखें अगर, तो यहाँ पर हमारे सामने सेंसेक्स का चार्ट है, हम निफ्टी का भी चार्ट ले आते हैं। आपने ज़िक्र किया 17,800 वो एक सैक्रोसेंट लेवल रहेगा। अ, मतलब चिंता उसके नीचे अभी भी रहेगी। लेकिन अगर मैं अभी ताज़ा जो 2 बॉटम बने हैं, 17,774 का एक बॉटम था और उसके बाद अभी जो पिछले हफ्ते बीते हफ्ते 17,762 का है, लगभग बराबर। तो क्या इसके बदले 17,800 के बदले 17,500 मतलब 17,750 के आसपास अब नज़र रखी जाए क्या? क्योंकि अगर इन दोनों को मिलाकर के एक ट्रेंड लाइन बनाए, तो शायद वो 750 के आसपास शायद उसका एक ब्रेकडाउन कन्फर्मेशन होगा। नहीं, होना नहीं चाहिए। देखिए, अब क्या है कि अगर 17,800 के नीचे क्लोज़ आया तो 17,300, 200 ये सब चीज़ आ जाएगी। इसलिए यहाँ से जितनी जल्दी इंडिकेशन आ जाए कि अगर 17,800 के नीचे ही क्लोज़ ले लें, तो ज़्यादा बेहतर है। अदरवाइज़ उससे ज़्यादा मुझे वेट करने की ज़रूरत नहीं है और ये इवैल्यूएशन ऑन क्लोजिंग बेसिस ही रहेगा। अ, इंट्राडे बेसिस पे इसका इवैल्यूएशन सही नहीं रहेगा बिकॉज़ ब्लिप्स आ रहे हैं और चूँकि रिज़ल्ट जी, कैलेंडर हो चुका है, तो इंट्राडे की वोलेटिलिटी थोड़ी बहुत बढ़ भी सकती है। जी। अब इसी में मैंने ऊपर भी एक ट्रेंड लाइन खींचने की कोशिश की है, हालाँकि उसमें सारे टॉप बिल्कुल एकदम बराबर शायद ना भी मिलें। लेकिन एक मोटे तौर पे आप विज़ुअली भी देखें तो आपको दिखता है कि एक लोअर टॉप्स का एक पैटर्न बना हुआ है और वो लगभग एक लाइन पर आ रहे हैं। तो अब इसको मैं कोने में फँसी हुई बिल्ली के रूप में अक्सर बोलता हूँ। कितनी संभावना अगर मैं प्रोबेबिलिटी आज की तारीख में पूछूँ कि ये ऊपर वाली जो एकदम रिक्लाइनिंग ट्रेंड लाइन है, उसके ऊपर निकल के नया ब्रेकआउट मिले, उसकी संभावना कितनी रहेगी? और नीचे 17,800 पर अगर आप ब्रेकडाउन का लेवल रख रहे हैं, उसके नीचे जाने की संभावना कितनी रहेगी? इसमें ज़्यादा चांसेस रहते हैं नीचे ब्रेकडाउन होने के और इसलिए इंसान को बहुत ही इसमें क्लोज़ एनालिसिस, बहुत ही केयरफुल एनालिसिस करनी पड़ती है। इसलिए इसमें पैरामीटर्स का वेट निकालना पड़ता है। और जब ओवरऑल जो मैक्रो पैरामीटर्स जो बहुत इम्पैक्ट कर रहे थे, मेनली क्या है, हमारा इंटरेस्ट रेट इम्पैक्ट कर रहा है, इन्फ्लेशन इम्पैक्ट कर रहा है, जो ग्रोथ है, उसका कंसर्न इम्पैक्ट कर रहा है। जियोपॉलिटिकल तो जो है सिचुएशन वो चल ही रही है। अब इन तीनों फैक्टर पे किसी भी फैक्टर पे कहीं पे नेगेटिव बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है जो नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव जो है वो नोन है। रादर वो नेगेटिव के पीक दिख रहे हैं, अब यहाँ से चीज़ों की सुधरने की उम्मीद है, तो फिर एक्सपेक्टेशन कैसे बेक इन किया जाए? एक्सपेक्टेशन बेक इन करने के लिए फिर हमें ऊपर ही देखना पड़ेगा, लेकिन इसलिए मैं कह रहा हूँ अभी डेटा कॉन्फिडेंस दे रहा है, कन्फर्मेशन नहीं दे रहा है। डेटा कॉन्फिडेंस ये दे रहा है खासकर निफ्टी बैंक की तरफ से कि शायद 41,750 के नीचे जाने की कोशिश नहीं करेगा निफ्टी बैंक और वहाँ से ये पुल बैक आएगा और ये निफ्टी को 18,100 के ऊपर क्लोज दिला दे। और मेन ड्रैग क्या था इंडेक्स पे? बैंक का सपोर्ट था, आईटी का सपोर्ट नहीं था। विद द गिवन रिजल्ट आईटी का माइल्ड सपोर्ट तो आ जाएगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आईटी में कोई रन अवे रैली देखने को मिलेगी, नहीं मिलेगी, कंसोलिडेशन ही मिलेगा। लेकिन गिवन द स्ट्रेंथ इन नैस्डैक, गिवन इंडियन कंपनी का जो अभी तक रिजल्ट है, अब एटलीस्ट आईटी पार्टी स्पॉइलर तो नहीं होगा, इतना तो लगता है। तो अगर दोनों का सपोर्ट आ जाता है, तो इनका वेटेज काफ़ी हो जाएगा निफ्टी के लिए और निफ्टी को भी सपोर्ट मिल जाएगा। और इसलिए और ब्रॉडर मार्केट भी जाके देखें तो ना मिड कैप में ना स्मॉल कैप में कहीं भी मेजर ब्रेकडाउन तो दिख नहीं रहा है, कंसोलिडेशन ही दिख रहा है। तो इतने लंबे कंसोलिडेशन के बाद एक होप बनी जी। रहेगी, कवरिंग आएगी और मार्केट भी लाइट हो चुका है बिकॉज़ 18,900 से करेक्शन हुआ चला आ रहा है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एफआईआईज़ की सेलिंग। वो 2000-3000 करोड़ के रेंज में जो सेलिंग चल रही है, लेकिन ऑफ लेट ये हो रहा है कि फिर डीआईज़ उसको चैलेंज करने के लिए आ रहे हैं। जनवरी के बिगिनिंग में वो बात नहीं थी। जनवरी के बिगिनिंग में मोस्टली डीआईएस बाइंग बहुत स्लो पेस पे थी और एफआईआई सेलिंग बहुत हाई पेस पे थी। अब धीरे-धीरे जैसे नीचे आ रही है निफ्टी, डीआईएस की बाइंग की स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है, तो शायद ये भी कहीं बॉटम डिफाइन करने के लिए हेल्प करेगा। अब एफआईआई सेलिंग जब तक एब्ज़ॉर्ब नहीं होती, शायद न्यू हाई ना बने। यहाँ से थोड़ा पॉजिटिव होके कहीं अपसाइड में जाके फिर से एक मार्केट रेंज बाउंड हो जाए।
लेकिन डीआईएस की बाइंग सपोर्ट से वो भी हुक बन रहा है। तो ऑल पैरामीटर्स यील्ड देखें, क्रूड देखें, हाँ, क्रूड थोड़ा-सा उल्टा चल सकता है। डॉलर देखें, इन सब के हिसाब से लग तो रहा है कि थोड़ा फ़ेवरेबल सिचुएशन है। जी। तो फ़ेवरेबल सिचुएशन है, तो ऊपर ब्रेकआउट के लिए हमें निफ्टी पे किस स्तर पर नज़र रखनी है कि अगर ये स्तर ऊपर पार हो गया तो फिर आगे हमें ऊपर के लक्ष्यों को ध्यान में रखना है? और उससे पहले जब हम नीचे की बात कर रहे हैं, 17,800 के सपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो अगर वो सपोर्ट टूटता है तो फिर क्या सीधे वापस जो हमारा 200 डे मूविंग एवरेज है 17,300 के आसपास फिर नज़र उसी पे रखनी है? बिल्कुल वहीं रखनी है। देखिए 18,150, 18,100 ये पहला रेंज है जहाँ पे इवैल्यूएशन करनी है। 18,000 ऊपर के 18,100 के ऊपर 1-2 दिन क्लोज़ भी मिलने लगता है तो 18,150 निकल जाएगा, उसमें ज़्यादा टेंशन नहीं होगी। और फिर निफ्टी पहुँच जाएगी क्लोज़ टू 18,500 जो क्रूशियल बनेगा। 18,500 550 के ऊपर जब तक क्लोज़ नहीं आता है, फ्रेश न्यू हाई वाले स्ट्रक्चर्स नहीं आएँगे और उसमें निफ्टी बैंक का बहुत बड़ा हाथ रहेगा। वहाँ पे निफ्टी बैंक को 43,000 के ऊपर क्लोज़ लेना होगा। 43,000 के ऊपर निफ्टी बैंक क्लोज़ लेगी तो मोस्ट लाइकली 44,000 निकल जानी चाहिए। क्यों निकल जानी चाहिए? बिकॉज़ पहला बैंक का रिज़ल्ट बढ़िया आ चुका है, कोई उसमें खराबी नहीं है रिज़ल्ट में। और बाकी बैंक के रिज़ल्ट भी इस तरह से ठीक ही गाइडेंस देंगे। पीएसयू बैंक इंडेक्स भी कोई खराब नहीं दिखता है, प्राइवेट बैंक इंडेक्स ठीक दिखता है, फाइनेंशियल सर्विसेज़ इंडेक्स लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड में दिखता है। तो सबकी पोज़ीशनिंग ऐसी है कि जब तक कुछ मैसिव डैमेज वाली सामने चीज़ें नहीं आ जाएँ, मार्केट इधर कंसोलिडेट करना चाहिए और कंसोलिडेट करके फिर यहाँ से ऊपर ही बढ़ना चाहिए। जी। तो ये रही निफ्टी की स्थिति। अब निफ्टी बैंक पर भी देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या रुख बन रहा है। निफ्टी बैंक में हमें ब्रेकआउट के लिए क्या एक तरह से इंतज़ार करना पड़ेगा 42,800-700 के आसपास का लेवल? यहाँ पर एक और चीज़ है जो चार्ट पे दिख रही है। 20 दिनों का मूविंग एवरेज और 50 दिनों का मूविंग एवरेज, ये दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं और नेगेटिव क्रॉसओवर बना रहे हैं। क्या इसको आप अपने एनालिसिस में ज़्यादा तवज्जो देते हैं? क्या इस नेगेटिव क्रॉसओवर से हमें कोई चिंता करनी चाहिए? नहीं, मैं 30 और 20-50 को एनालिसिस में नहीं लेता हूँ। बहुत ही क्लोज़ होता है इनका जी। डेटा पॉइंट्स। लेकिन यहाँ पे 42,900 के ऊपर का ही क्लोज़ चाहिए। टू बी ऑन दी सेफर साइड 43,000 मिल जाए तो ठीक है, लेकिन 42,900 चाहिए कम से कम। 42,850 टू 900 के ऊपर तो क्लोज़ कम से कम चाहिए। जी। और नीचे आपने कहा 41,750, यहाँ इसके नीचे फिर चिंता रहेगी। हाँ, बिल्कुल। तो वापस प्रोबेबिलिटी के हिसाब से मैं पूछूँ कि ऊपर 43,000 और नीचे 41,750, इन दोनों में से किसके कटने की संभावना आपको ज़्यादा लगती है? वैसे स्ट्रक्चर बहुत फ़ेवरेबल नहीं था अप अंटिल फ्राइडे, लेकिन एचडीएफसी बैंक के रिज़ल्ट को देख के और ग्लोबल मार्केट के सिचुएशन को देख के ऐसा लगता है कि शायद निफ्टी बैंक का जो 38% रिट्रेसमेंट था वो मेंटेन रहेगा और मोमेंटम रीगेन कर सकता है बिकॉज़ ऑल फैक्टर्स इन फ़ेवर हैं। इसलिए 41,750 के पहले कोई भी चांस लेना नहीं चाहिए। हालाँकि अभी भी कन्फर्मेशन 41,550 पे ही रहेगा, लेकिन फिर भी 41,750 से के पहले कोई ज़्यादा चिंता नहीं करनी है ऑन क्लोजिंग बेसिस। जी। तो अभी सोमेश जी ने जो बताया 38.2% रिट्रेसमेंट, मैंने उसी को यहाँ चार्ट पे लगाने की कोशिश की है और ये जो लगभग 37,300 साढ़े 300 के आसपास जो बॉटम बना था और वहाँ से 44,150 के आसपास तक का जो टॉप बना। तो इसकी 38.2% रिट्रेसमेंट 41,575 मोटे तौर पे आप कह लीजिए लगभग वहीं पे आपका 26 दिसंबर का बॉटम बना हुआ है। तो ये बचा हुआ रहना चाहिए, ये नहीं टूटना चाहिए, ये भरोसा सोमेश जी अभी इस समय देख पा रहे हैं।